हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग आज बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो पी ब्लॉक में हम लोग अब बात करना शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, और ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको वन बाय वन शुरू करते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज ऑक्सीजन फैमिली, तो कौन से मेंबर्स के बारे में बात करना है? ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करना है। ऑक्सीजन परिवार के सदस्य हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। वेयर द मेंबर्स आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आर द मेंबर्स। उससे टीपो ओके। तो ये ऑक्सीजन कितना 8, सल्फर कितना 16, और 16 पे 18 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 30। 18 जोड़ना है तो 8 6 14, 34, 52, 52 पे 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 84। तो ये हो गए ऑक्सीजन फैमिली के सभी मेंबर्स के एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 इज द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2, 3p4, 3s2, 3p4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2, 4p4। दिस वन इज 5s2, 5p4। और लास्ट वन क्या हो जाएगा 6s2, 6p4। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये फैमिली के सभी मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आर द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं। अब वन बाय वन इनके बारे में हम बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो गया आपको। कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री जब हम बनाते हैं तब हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वन बाय वन बात करना शुरू करते हैं इसके आगे के पोर्शन के बारे में कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगला और पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स। सेलेनियम और टेल्यूरियम, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स। हिंदी में बोलते हैं इसको उपधातु, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का कैरेक्टर होगा, वो होते हैं मेटलॉइड्स। तो सेलेनियम और टेल्यूरियम दोनों क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इसके बाद पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल है पोलोनियम, रेडियो एक्टिव मेटल है पोलोनियम। और क्या ध्यान रखना है पोलोनियम के बारे में, तो एक और जोड़ दें, रेडियम और पोलोनियम दो ऐसे मेटल्स थे जिनको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया है। मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया है रेडियम और पोलोनियम को। तो पोलोनियम और रेडियम दो एलिमेंट जिनको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया, मैडम मेरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया रेडियम और पोलोनियम को। रेडियम को कहाँ से निकाला था, मैंने आपको बताया था, U3O8 पिच ब्लेंडी, PITCH, पिच ब्लेंडी से मैडम क्यूरी ने रेडियम को निकाला था। U3O8 इज द फॉर्मूला ऑफ पिच ब्लेंडी, जो कि यूरेनियम का ओर है, उससे आइसोलेट किया मैडम क्यूरी ने रेडियम को, जो कि
जो कि यूरेनियम से 3 लाख गुना अधिक रेडियो सक्रिय होता है, 3 लाख टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम। ओके, तो पिच ब्लेंडी से मैडम क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया, ये बात ध्यान रखना है। और पोलोनियम इज द अनदर एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, और पोलोनियम के नाम पर ही उनकी कंट्री का नाम पोलैंड रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कई बार जो है यूपीएससी और पीएससी एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो रेडियम और पोलोनियम दोनों रेडियो एक्टिव, रेडियम और पोलोनियम को मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम वाले जो एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सिंपली हम कह सकते हैं मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इट इज कॉल्ड कैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर को हम कैल्कोजेंस कहते हैं, कैल्कोजेंस। इट मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, एक शब्द में इसका मतलब है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, वे तत्व जो अयस्क का निर्माण करते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, अयस्क का निर्माण करने वाले। मेनली आपने ओर्स के बारे में देखा होगा, तो मे बी ऑक्साइड जैसे कॉपर Cu2O, CuO, FeO, तो दे आर ऑक्साइड आर सल्फाइड Cu2S, Fes। ओके, तो मेनली द ओर्स आर ऑक्साइड आर सल्फाइड। So the members of oxygen family is known as chalcogens। member of oxygen family को हम chalcogens कहते हैं, इसका मतलब है or forming element, or forming element। ओके, इसलिए इसका नाम है chalcogens, ये ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की सतह जिस पर हम रहते हैं उसको भूपर्पटी भी कहते हैं हिंदी में, है ना। तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो नियरली 50% ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, नियरली 50% ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग में बात आएगी कि हम गड्ढा खोद के देखते हैं तो फिर ऑक्सीजन निकलती क्यों नहीं है। तो ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, इट इज इन कंबाइंड फॉर्म विथ ओर, विथ मेटल्स, विथ एलिमेंट्स जैसे CuO, FeO, Fe2O3, ऐसा कंबाइंड फॉर्म में है, फ्री ऑक्सीजन नहीं है जो निकल करके बाहर आने लगेगी। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर लगभग कितना 50%, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में, मोस्ट अबंडेंट element in earth crust, most abundant element in earth crust। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक, लगभग 50% ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है, लेकिन वो फ्री ऑक्सीजन नहीं है, इट इज़ इन कंबाइंड फॉर्म, वो कंबाइंड फॉर्म में रहती है। ठीक है, और उसके बाद सिलिका आता है। और मेटल्स की बात होगी तो अर्थ क्रस्ट पे मिलने वाले मेटल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मेटल विच इज़ अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम। तो 50% ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में, 50% ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर 50% ऑक्सीजन है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9, रफली हम 21% कहते हैं ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग जो है 21% ऑक्सीजन है, नियरली
21% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, और सल्फर कितना 0.034% सल्फर इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सल्फर है वो कितना है 0.034% है। 0.034% सल्फर इज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एक सल्फर से रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, जिन जिन जगह पे सल्फर, जैसे इंडिया में ये लद्दाख और कश्मीर की तरफ मिलता है, तो जिन जिन जगहों पे सल्फर अंदर है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वहाँ का पानी, वहाँ के जो तालाब रहते हैं उनका पानी, उसके उस सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ जिसके नीचे है ना, नहीं तो लगेगा कि बहुत दूर रहेगा तो भी नहीं, जहाँ सराउंडिंग में नीचे सल्फर है वहाँ पानी उबलता रहता है, बॉयल होता रहता है, ठीक है। तो ये प्रकृति की देन है, जहाँ पे नीचे इनसाइड सल्फर रहेगा वहाँ का वाटर जो है वो बॉइलिंग रहता है, इतना हीटिंग इफेक्ट रहता है उसका, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सल्फर कितना 0.034% सल्फर है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखना है, सल्फर के बारे में। सल्फर की डेफिशिएंसी होने से बहुत सारी स्किन डिसीजेस होती है, ठीक। तो ये बात हुई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया किसका कितना कंपोजिशन है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट में क्या ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट में आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन कैसा है, गैस है, O2। O2 इज डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। कारण पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। वाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल। दोनों ऑक्सीजन के जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, 2s और 2p है। तो एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, छोटे साइज के एटम है, ठीक है। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी कैसा है, हायर है। और छोटे साइज और हायर न्यूक्लियर के चार्ज के कारण एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध के निर्माण के समय ये पाई बंधों का भी निर्माण कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड ऑल्सो। तो सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स पी पाई बॉन्डिंग कर पाते हैं। अब अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर कैसा है, सॉलिड स्टेट में मिलता है सल्फर। सल्फर और अदर मेंबर्स कैसे हैं, सॉलिड है। और सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जहां O2 के फॉर्म में था वहां सल्फर, सेलेनियम, ये सब 8 एटम के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सल्फर में देखो क्या होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पहली बात तो ये हो गई कि ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो गया है। तो साइज बड़ा होने के कारण पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है ना, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है सल्फर का। क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो। तो क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है ये, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर वेट। एक सल्फर का कितना रहता है, लगभग एक सल्फर का जो वेट है वो रहता है 32। तो 8 सल्फर का कॉम्बिनेशन है ये, 8 सल्फर का। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो वेट कैसा हो गया, हायर हो गया, ठीक है। 32 इंटू 8 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा S8 के फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा
16 का 6 आ गया और 1 कैरी हो गया, 8 या 24 1 25, तो 256 वेट है। इसलिए ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। हायर मॉलिक्यूलर मास के कारण ये सॉलिड स्टेट में मिलने वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है, सॉरी, हायर मॉलिक्यूलर मास के कारण सल्फर जो है वो सल्फर सॉलिड स्टेट में मिलने वाला कंपाउंड है। पकड़ रिंग क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है सल्फर। ठीक है, तो ये सल्फर के बारे में कुछ बात किया हमने। उसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो सेलेनियम Se8, सेलेनियम Se8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगला बात हम लोग करेंगे सेलेनियम के बारे में। तो सेलेनियम Se8, टैल्यूरियम Te8 और पोलोनियम एज अ पोलोनियम एग्जिस्ट करेगा, एज अ पीओ एग्जिस्ट करेगा पोलोनियम। ठीक है, तो हाई मॉलिक्यूलर मास के कारण सल्फर कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, एंड दैट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दैट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from valence shell of an atom in its gaseous state, in its isolated condition. ठीक है, तो amount of energy required to remove the electron from valence shell of an isolated gaseous atom, valence shell of an isolated gaseous atom is called आयोनाइजेशन एनर्जी। और नेचुरली जब ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम और पोलोनियम किलोजूल पर मोल में 1314 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल 1314, दैट देयर इज 1000। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ये बात क्लियर हो गई। 941, 869, 869 in case of polonium 813। so this is the ionization energy, it means slightly हम लोग ऐसा कह सकते हैं decreases downside, decreases डाउनसाइड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा उसका नॉर्मल ट्रेंड होता है वैसी की वैसी है। डाउनसाइड जाने पर डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगले पॉइंट पे बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन जैसा नाम है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। उसके बाद जो एनर्जी चेंज होगी, चाहे वो आएगी अंदर या जाएगी, दोनों चीजें होती है। मैंने आपको बताया है ये बात, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो एक ही बार में तो गेन नहीं कर लेगा ना। ठीक, जैसे ऑक्सीजन के साथ होता है। तो ऑक्सीजन देखो जरा, ऑक्सीजन कैसा है, 2,6। पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये कहाँ पहुँच गया, O-27, और यहाँ पे इसने एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। तो दैट टाइम इट इज एक्सोथर्मिक। अब की बार कैसा है,
एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड टाइम क्या होगा, O माइनस को इलेक्ट्रॉन लेना है। अब O तो है नहीं, किसको इलेक्ट्रॉन लेना है, O माइनस को। चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव। तो क्या होगा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को हाईली रिपल करेगा, एक ऋणावेश दूसरे ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब तक रिपल्शन होता रहेगा तब तक अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए घर में मारपीट हो रही किसी के लाने पर, तो उसको कैसे लेके आएंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, घर के लोगों को समझाना पड़ेगा, मतलब उसके लिए एनर्जी हमें खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अंदर आ पाएगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइम क्या होता है, ये जो प्रोसेस है जब O माइनस से O-2 में कन्वर्ट होगा, तो दैट टाइम घर के लोगों ने एनर्जी खर्च किया, तो दिस इज एंडोथर्मिक। ये कैसा था, एक्सोथर्मिक। ये कैसा है, एंडोथर्मिक। तो ऑक्सीजन के लिए इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ध्यान रखना है, सेकेंड टाइम में वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो हाई रिपल्शन फोर्स लगेगा, एंड टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स, और इस रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अंदर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले प्रोसेस में अगर डेल्टा एच पूछेंगे तो ध्यान रखना है मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा डेफिनेशन से लगता है कि हमेशा एनर्जी निकलने वाली है, ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के समय यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, तो अब अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर की। अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ निकलने वाली एनर्जी सल्फर की तुलना में कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सल्फर में साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके डाटा पर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल के अंदर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन किलोजूल पर मोल -141, -200, -200। माइनस कहने का मतलब एक्सोथर्मिक हो रहा है ये, है ना। -195, -195 इन केस ऑफ सेलेनियम, -190 और -153 इन केस ऑफ पोलोनियम, ठीक है। तो ये ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात किया हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the tendency of attraction of bonded electron, the tendency of attraction of bonded electron, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के द्वारा अट्रैक्ट करने का जो पावर है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होता है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन, पॉलिंग स्केल पर 4। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और इसका नेगेटिविटी कितना, 3.5, 3.5। द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2.44, और उसके बाद 2.48। तो सल्फर से ज़्यादा है सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
2.48, 2.01, 2.01 और पोलोनियम पर आते आते ये हो गया है 1.75। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। तो ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हुआ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो दैट नेक्स्ट पॉइंट इज एलोट्रॉफ्स। एलोट्रॉफ्स, एलोट्रॉफ हिंदी में कहते हैं अपर रूप, अपर रूप, एलोट्रॉफ। ठीक है, तो एलोट्रॉफ्स ऑक्सीजन में एलोट्रॉफी क्या होता है, डेफिनेशन। तो एलोट्रॉफ्स व्हेन एन एलिमेंट एग्जिबिटेड इन 2 or more than 2 forms have same chemical property but different physical property। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। एक ही एलिमेंट के जब ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलते हैं तब उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स, तब उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो ऑक्सीजन में एलोट्रॉप कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन में O2 एंड O3, ऑक्सीजन के एलोट्रॉफ O2 और O3। सल्फर में बहुत सारे एलोट्रॉप्स मिलते हैं, तो वन बाय वन जरा हम लोग उनके बारे में बात कर लें। तो रोम्बिक सल्फर, ये नाम तो सुना हुआ है, रोम्बिक सल्फर है ना, रोम्बिक सल्फर। सल्फर का दूसरा एलोट्रॉप है मोनोक्लाइनिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर। सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ सल्फर इज मोनोक्लाइनिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। और प्लास्टिक सल्फर के साथ साथ एक और इसका एलोट्रॉप है, दैट इज एमार्फस सल्फर, एमार्फस सल्फर, अमार्फस सल्फर, एमार्फस सल्फर। ठीक है, तो ये सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स हैं, इनकी हम डिटेलिंग भी करेंगे तो इसके अदर नेम्स भी जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे रोम्बिक है, मोनोक्लाइनिक है, प्लास्टिक है और एमार्फस सल्फर, ये सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं। सल्फर के बाद बात करते हैं सेलेनियम के एलोट्रॉप्स के बारे में। सेलेनियम, तो सेलेनियम में कौन कौन से एलोट्रॉप्स मिलते हैं? सेलेनियम में रेड फॉर्म, पहला रेड फॉर्म ऑफ सेलेनियम। रेड फॉर्म कैसा? नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक, अधात्विक। और दूसरा इसका फॉर्मेट है रेड के बाद ग्रे मेटालिक, ग्रे को कहते हैं मेटालिक, इसीलिए ये मेटालॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो सेलेनियम में रेड और ग्रे। इसके बाद टेलुरियम में क्रिस्टलाइन और एमार्फस, टेलुरियम में क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। सेकंड है इसका अमार्फस, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो सेलेनियम, टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम की बात करते हैं। तो व्हाट इज अबाउट द पोलोनियम? अल्फा पोलोनियम एंड बीटा पोलोनियम बोथ आर मेटालिक। अल्फा पोलोनियम, अल्फा पोलोनियम और दूसरा है बीटा पोलोनियम, बीटा पोलोनियम, और दोनों मेटालिक हैं, बोथ आर मेटालिक, बोथ आर मेटालिक। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि ऑक्सीजन और सल्फर इस फैमिली में दो नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम और टेलुरियम मेटालॉइड हैं और पोलोनियम कैसा है? मेटालिक है। ओके, तो नाउ सेलेनियम में रेड नॉन मेटालिक, ग्रे मेटालिक, टेलुरियम में क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस और पोलोनियम में अल्फा पोलोनियम और बीटा पोलोनियम, दोनों इसके रेडियो एक्टिव वाले मेटालिक फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा सल्फर के एलोट्रॉप्स की डिटेलिंग कर लेते हैं, उसकी हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले बात करेंगे रोम्बिक सल्फर के बारे में। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक
सल्फर, ऑल्सो कॉल्ड अल्फा सल्फर, इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं। रोम्बिक सल्फर इज कॉल्ड अल्फा सल्फर। क्या क्या खास बातें हैं अल्फा सल्फर के अंदर, तो इस पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नंबर 1, लाइट येलो कलर, लाइट येलो कलर, पेल येलो कलर। ओके, तो लाइट येलो कलर का रोम्बिक सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट 114.5, इसका मेल्टिंग पॉइंट 114.5, 114.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इनसोलुबल इन वाटर, इन सोलुबल इन वाटर, और पानी में घुलता नहीं है, इनसोलुबल इन वाटर। इसके जो S8 यूनिट्स हैं, S8 यूनिट्स आर packed into octahedral shape, packed into octahedral shape, packed into octahedral shape at 96 degree centigrade, at 96 degree centigrade it is converted into monoclinic sulfur, it is converted into monoclinic sulfur, monoclinic sulfur में कन्वर्ट हो जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोक्लाइनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की तरह ही सल्फर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, तो सल्फर भी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग लेवल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब S2 के फॉर्म में रहेगा सल्फर तब वो कैसा रहता है, पैरामैग्नेटिक रहता है। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है वैसे S2 भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है S2, ठीक है। तो वेपर फेज का एग्जिस्टेंस है इसका, ये इन वेपर फेज, वाष्प अवस्था में ये पैरामैग्नेटिक होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग लेवल में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग लेवल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग लेवल में रहते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग लेवल में रहते हैं। तो वेपर फेज में सल्फर जो है वो S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन वेपर फेज सल्फर इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ S2, इट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग लेवल, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग लेवल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब बात करेंगे मोनोक्लाइनिक सल्फर के बारे में। तो अबाउट मोनोक्लाइनिक सल्फर और बीटा सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर और बीटा सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर या बीटा सल्फर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। निडल शेप क्रिस्टल होते हैं इसके। नंबर 1, निडल शेप क्रिस्टल्स, निडल शेप क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है मोनोक्लाइनिक सल्फर। अंबर येलो कलर, अंबर येलो कलर, ओके, अंबर येलो कलर, मेल्टिंग पॉइंट 119, थोड़ा ज़्यादा है अल्फा से, 119 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट, insoluble in water, insoluble in water and soluble in CS2, soluble in
कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड at 95.6 degree centigrade, at 95.6 degree centigrade it is converted into rhombic sulfur में कन्वर्ट हो जाएगा 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक टू मोनोक्लानिक एंड मोनोक्लानिक टू रोम्बिक, है ना। 96 डिग्री पर कन्वर्ट हो गया था मोनोक्लानिक सल्फर में, कौन सा वाला, रोम्बिक। तो रोम्बिक टू मोनोक्लानिक, तो मोनोक्लानिक कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे रोम्बिक में, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले सल्फर के बारे में, अगले एलोट्रॉफ के बारे में बात करते हैं। दैट इज प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर। और प्लास्टिक सल्फर को हम के बारे में बात करने वाले हैं। प्लास्टिक सल्फर, है ना, सॉफ्ट रबर लाइक मास होता है, सॉफ्ट रबर लाइक मास, सॉफ्ट रबर लाइक मास, सॉफ्ट रबर लाइक मास के फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। सॉफ्ट रबर लाइक मास के फॉर्म में मिलेगा और ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउन कलर होता है इसका। बाकी दोनों येलो इश फॉर्म में थे, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये सल्फर के एलोट्रॉप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर हम लोगों ने बात किया। तो दिस इज अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो दैट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से -2 टू +6, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -2 से +6 तक जाएगी, फ्रॉम -2 टू +6, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर -2 टू +6। अब बात कर लेते हैं जरा ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे, इसलिए बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन in oxide its oxidation number is -2। किसी भी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। इन पेरोक्साइड -1। इससे हम ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड को पहचानने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा, जैसे KO2 है तो कौन सा कंपाउंड है पहचानना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो ऑक्सीजन का, अपने आप पहचान में आ जाएगा। तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पेरोक्साइड में -1। और अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा, -1/2। इन सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2। तो इससे हम एलिमेंट को पहचानते भी हैं कि ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, लाइक दिस। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली -2, ऑक्साइड में -1, और ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इन सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2। ओके, अब बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कंपाउंड्स are known as
ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, इसको ऑक्साइड नहीं कहते, पहली बात ध्यान रखेंगे। इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, इसलिए फ्लोरीन को सम्मान देते हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। इन विच ऑक्सीडेशन नंबर, in which oxidation number of oxygen is positive। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड होंगे वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो आप आंसर -1 कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, अदर एलिमेंट्स -2 से लेकर के +4 +6 ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे हम कभी कभी कहते हैं H2SO5, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद आई तो बता देता हूँ, कैरोजासिड, कैरोजासिड कहते हैं इस कंपाउंड को, कैरोजासिड। अब आप सॉल्व करोगे तो 2 + x -10 = 0, तो x = +8 आ जाएगा सॉल्यूशन करने पर। तो क्या बताया था मैंने, क्या ध्यान रखोगे, सल्फर की सिचुएशन जरा देखो कैसी है। इट इज 286, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। सल्फर के बैलेंस सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। तो दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है। तो फिर कैरोजासिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, जो उसके लिंक्ड है उसकी बात कर रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, और ये 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो ये आया x -6 = 0, तो x = +6। तो ये ध्यान रखेंगे, H2SO5 पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कैरोजासिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, निकालने पर 8 आएगा, लेकिन वो सही नहीं है। ओके, तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे रिएक्टिविटी की, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम। नॉर्मल मेंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें हाइड्राइड, ये ध्यान रखेंगे। तो हाइड्राइड्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं। हाइड्राइड और सभी मेंबर्स, देखो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ मेंबर्स का कॉम्बिनेशन, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO. These are the hydrides of the members of the oxygen family. ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर के हाइड्राइड्स हैं। These are the oxide of member of oxygen family. ठीक है, अब पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सभी मेंबर्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले हैं। ऑल द मेंबर्स आर
sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब बेंट शेप वाले मेंबर होंगे। जैसे मैं अगर वाटर की बात करूं तो सभी को इसका शेप पता है, वाटर का शेप ऐसा, दो लोन पेयर हैं और इस लोन पेयर के रिपल्शन के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी बॉन्ड एंगल लगभग 5 डिग्री कम हो गया है, लगभग 5 डिग्री कम हो गया। तो वाटर में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना है, लगभग 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल है वाटर में, 104 डिग्री 5 मिनट इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर। अगले मेंबर पर जाएंगे तो सब पे सेम होना चाहिए क्योंकि सबके पास दो लोन पेयर हैं, लेकिन सेंट्रल एटम की पावर कम हो रही है और पावर कम होगी तो होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो 92.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर इन O2, 91 और 90 इज द बॉन्ड ऑर्डर हियर, लगभग 90 ही यहाँ पे भी रहता है बॉन्ड ऑर्डर H2PO में। तो देयर इज डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू बॉन्ड एंगल, सॉरी bond angle decreases because of decrease in electronegativity of central atom। सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी कम होते जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, all having two lone pairs, but the bond angle is again not same। जैसे हम लोगों ने पिछले ग्रुप में बात किया था, अमोनिया से बिस्मुथिन तक बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। तो इसका एक लॉजिक ध्यान रख लेंगे सीधा सीधा कि नेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। तो बॉन्ड एंगल घटता जाता है क्योंकि नेगेटिविटी घटती जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट, ओनली वाटर इज लिक्विड, केवल पानी जो है वो लिक्विड है। H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये सब गैस स्टेट में मिलते हैं, आर गैसेस, सब कैसे हैं, गैस स्टेट में है। ठीक, तो ओनली वाटर इज लिक्विड, अदर हाइड्राइड्स आर गैसेस, अन्य सभी हाइड्राइड कैसे हैं, गैसेस हैं, अदर हाइड्राइड्स आर गैसेस। ठीक है, अगर पूछेंगे वॉलेटाइल नेचर तो वाटर कैसा है, कॉमनली इट इज नॉन वॉलेटाइल, अदर्स आर वॉलेटाइल। तो वाटर इज नॉन वॉलेटाइल एंड अदर्स आर वॉलेटाइल। तो ये हुआ इसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। अगले पॉइंट पे बात करते हैं आफ्टर फिजिकल स्टेट, और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें तो उसको देखते हैं। स्टेबिलिटी, तो वाटर स्टेबल है, अदर्स सब कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। वाटर इज स्टेबल, अदर्स आर अनस्टेबल। वाटर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज करता है, जबकि टेल्यूरियम हाइड्राइड जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी डाउन साइड जाने पर कम हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हाइड्राइड में पूछते हैं, वो है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर देखो, वाटर में ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा, पोलार तो होता है ये, लेकिन जो इसका बॉन्ड लेंथ है वो कैसा है, कम है, लेस बॉन्ड लेंथ छोटा है। ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा है तो H को जोर से पकड़ के रखेगा, आसानी से H बाहर निकलने वाला नहीं है। तो अब बात करें, अगर हम H2S की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हुआ SH बॉन्ड, तो इसको मैं एलिमेंट कह दूं और इसको मैं हाइड्राइड कह दूं, तो क्या हुआ, EH बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। EH बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, H2S में बढ़ गई, क्योंकि साइज बड़ा हुआ नेगेटिविटी कम हुई, साइज बड़ा नेगेटिविटी कम, तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ H+ आयन इज पॉसिबल। तो क्या ध्यान रखेंगे, वाटर कैसा है,
न्यूट्रल है, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। अदर हाइड्राइड्स कैसे हैं, अदर हाइड्राइड्स आर असिडिक, अन्य हाइड्राइड कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। अदर हाइड्राइड्स आर असिडिक बिकॉज ऑफ increase in element hydrogen bond length, because of increase in element hydrogen bond length, क्योंकि EH bond length बड़ा होता जाता है तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करने का पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर न्यूट्रल है, अदर्स आर एसिडिक, अदर्स आर एसिडिक। तो कभी एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो कैसे हम ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। तो सबसे पहले आ जाएगा सबसे लेस एसिडिक में H2O, फिर H2S, फिर H2SE, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा H2TE। तो दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, ये हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर है। ओके, एक और पॉइंट पे बात करेंगे, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो देखो बात यहां से समझ में आई रही रिड्यूसिंग नेचर की, जैसे जैसे H ट्रांसफर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ता जाएगा। तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। एक्सेप्ट वाटर ऑल हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सेप्ट वाटर पानी को छोड़कर, ऑल द हाइड्राइड्स are good reducing agent, all the hydrides are good reducing agent, सभी हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं, all the hydrides are good reducing agent। तो ये बात ध्यान रखना है, जैसे जैसे MH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, EH बॉन्ड लेंथ कहा मैंने उसको, EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगा। मतलब जो ऊपर वाला ट्रेंड है एसिडिक नेचर वाला, इट इज एज सेम एज फॉर रिड्यूसिंग नेचर। ओके, और अगले लेक्चर में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उसको बात करेंगे उसके बारे में, और फिर हैलोजन फैमिली स्टार्ट करेंगे। ओके कमांडोज।